अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अगर आज के टाइम पर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक हाई स्किल वाले इंसान बनो। स्किल सीखते रहो, इम्प्रूव करते रहो, जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, अपॉर्चुनिटीज़ देने में और आपकी वैल्यू बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। बिकॉज जैसे कि आपको पता ही होगा, जितनी अच्छे स्किल्स होती है एक इंसान में, उतनी ही वैल्यू की जाती है उसकी दुनिया में। इसीलिए आज मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करूंगा अल्ट्रा लर्निंग बाय स्कॉट एच यंग की किताब से, जो आपको अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में और भी किसी चीज़ में सक्सेस पाने में हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, रिट्रीवल। फरवरी 1913 को एक मैथमेटिशियन जिनका नाम G.H. हार्डी था, उन्हें एक लेटर मिला जो इंडिया से आया था। लेटर में जो सेंडर थे उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को मैथ्स के सॉल्व कर दिए हैं जो दुनिया के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो पहले तो ये लेटर देखते ही उन्हें यह चीज़ फालतू लगी। जब उन्होंने कुछ पेजेस पलट कर उस लेटर को रीड करना स्टार्ट किया तो वो हैरान रह गए। वो घंटे घंटे उन इक्वेशन को देखते रहे और उनके बारे में सोचते रहे। नाउ ये लेटर जिसने लिखा था उनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन को बचपन से ही मैथमेटिक्स से ऑब्सेशन था। वो दिन रात बस इक्वेशन ही सॉल्व करते रहते थे, इतना कि वो खाना पीना भी भूल जाते थे कई बार, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे स्टडी करने के। इसीलिए एक दिन जब किसी ने उन्हें जॉर्ज की एक बुक दी थी जिसके अंदर सिर्फ मैथमेटिक्स के थ्योरम्स थे, वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन या प्रूफ के, तो इस चीज़ ने रामानुजन को निराश करने के बजाय उन्हें और मोटिवेट कर दिया और फिर वो खुद उन थ्योरम को प्रूव करने लग गए एक एक करके। बजाय किसी चीज़ को बस मेमोराइज करने के, वो खुद से चीज़ें सॉल्व करने लगे, जिसकी वजह से उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग फॉर्म होने लगी मैथमेटिक्स को लेकर। साइकोलॉजिस्ट जेफरी कैरपिके और जैनल ब्लंट ने एक स्टडी करी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट को 4 ग्रुप में डिवाइड किया और उन्हें एक टेस्ट के लिए डिफरेंट मेथड से पढ़ने के लिए बोला। नाउ इस टेस्ट के जो रिजल्ट आए वो उन्हें 50% बेटर परफॉर्मेंस दी बाकी 3 ग्रुप से। नाउ बार बार चीज़ों को अपने दिमाग में रिकॉल करने से, विजुलाइज करने से हमारी लर्निंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है और जितनी बार हम ऐसा करेंगे हमारे दिमाग में वो चीज़ें उतनी अच्छी से बैठती चली जाएगी, जो चीज़ रामानुजन भी बहुत करते थे। इसीलिए आप भी यह चीज़ ज़रूर करो। नाउ रिकॉलिंग के लिए आप सेल्फ क्विजिंग भी कर सकते हो, मतलब कि अपने माइंड में क्वेश्चन इन्वेंट करना और फिर खुद उनके आंसर्स को ढूंढना, जो कि ऑथर बोलते हैं कि हर ग्रेट लर्नर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर करता है। लेसन नंबर 2, फीडबैक। क्रिस रॉक एक बहुत ही फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है जिनके कई सारे शोज आते हैं टीवी पर। नाउ उनके जो स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं वो किसी रॉक कॉन्सर्ट से कम नहीं होते और वो जो भी जोक क्रैक करते हैं ऑडियंस उस पर बहुत हंसती है। बट एक्चुअली यही चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि उनके कौन से जोक एक्चुअल में अच्छे हैं और कौन से नहीं। इसी रीज़न से क्रिस और भी बहुत से दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियंस अपने मेन शोज से पहले कई सारे परफॉर्मेंस देते हैं छोटी ऑडियंस के सामने, जहां उन्हें ज़्यादा लोग ना जानते हो, ताकि उन्हें ऑनेस्ट फीडबैक मिल सके उनके जोक्स पर। के एंड्रस एरिक्सन और दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी में पता लगाया कि फीडबैक का हमारे परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट होता है। जब हमें कोई फीडबैक नहीं मिलता तो हम ग्रो करना बंद कर देते हैं और कभी कभी तो हम और वर्स परफॉर्मेंस करने लगते हैं। एग्जाम्पल, कई डॉक्टर्स की डायग्नोसिस करने की एक्यूरेसी कम हो गई कई सालों के लिए एक्सपीरियंस करने के बाद, जब उन्हें फीडबैक नहीं मिल रहा था दूसरों से। वहीं दूसरी तरफ फीडबैक लोगों की हेल्प कर रहा था उनकी परफॉर्मेंस को पीक करने के लिए। पर कुछ स्टडी में यह भी पता चला है कि जो फीडबैक होते हैं वो कभी कभी बैकफायर भी करते हैं, स्पेशली फीडबैक इंफॉर्मेशन देने के बजाय किसी इंसान को हर्ट करने के लिए यूज़ किया जाए। सिमिलरली पॉजिटिव फीडबैक जो किसी के ईगो को इन्फ्लेट करने के लिए दिया जाए, वो भी हमारी ग्रोथ के लिए बहुत हार्मफुल होती है। इसीलिए हमें दूसरों से फीडबैक तो लेनी चाहिए, बट उसमें भी हमें
बस इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए और एनालाइज करनी चाहिए कि वो कितना ट्रू है और उस पर हम क्या एक्शन ले सकते हैं और उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, एक्सपेरिमेंटेशन, गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। विंसेंट वैन गोथ ने पेंटिंग करना 26 साल की एज में स्टार्ट कर दिया था, जबकि नॉर्मली आर्टिस्ट बहुत यंग एज में पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने कई सारी चीज़ों में फेल होने के बाद पेंट करना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में उनकी ड्राइंग बहुत पुअर और बच्चों जैसी थी। उन्हें कई सारा समय लग जाता था किसी इंसान की पोर्ट्रेट बनाने में। इसी लैक ऑफ टैलेंट की वजह से उन्होंने इस टैलेंट को 3 महीने में छोड़ दिया, मतलब अपना स्टूडियो छोड़ दिया जहां वो काम करते थे। वैन एक शॉर्ट टेम्पर इंसान थे और उन्होंने कई लोगों के साथ डील करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से वैन अपने आप को सेल्फ एजुकेट करते थे बजाय के ट्रेडिशनल एजुकेशन लेने के। नाउ 37 की एज में सडनली उनकी डेथ हो जाती है। पर बात यह है कि आज भी वैन को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट माना जाता है। उनकी एक पेंटिंग तो आज तक की सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग मानी जाती है। अब क्वेश्चन यह आता है कि कैसे इतना लेट स्टार्ट करने के बाद बिना किसी पहले टैलेंट के और इतनी क्रिटिसिज्म के बाद भी वो इतने ग्रेट बन पाए। वेल, इसका आंसर है एक्सपेरिमेंटेशन। वैन का लर्निंग का तरीका यह था कि वो किसी चीज़ को समझेंगे, उसके बाद उसके मेथड्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसे अपनी पूरी एनर्जी से काम करेंगे। शायद 100 ऑफ टाइम उस काम को रिपीट भी करेंगे और फिर वो और कोई मेथड यूज़ नहीं करेंगे जो पहले किया करते थे। प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे जब तक उन्हें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिल जाते थे, भले ही फिर उसके लिए वो 3 बार भी अनसक्सेसफुल होते थे। देखो दोस्तों, जैसे जैसे आपकी किसी चीज़ की स्किल्स डेवलप हो जाती है, तब यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बस आप दूसरों की सिखाई हुई चीज़ों को कॉपी करने के बजाय एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करो और आपके लिए जो बेस्ट पाथ है वो फाइंड आउट करो, जिससे आपके रिजल्ट्स बेस्ट मिलेंगे। लेसन नंबर 4, डिज़ाइनिंग ड्रिल्स। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक इन्वेंटर थे, एक साइंटिस्ट थे, एक एंटरप्रेन्योर थे और अमेरिका के फाउंडिंग फादर भी थे। नाउ यह चीज़ कई सारे लोगों को पता है, बट जो चीज़ मैक्सिमम लोगों को नहीं पता वो यह है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत अच्छे राइटर भी थे। उनकी राइटिंग टैलेंट की वजह से ही उन्हें पूरे अमेरिका का सपोर्ट मिला, जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन का रीज़न बना। पर बेंजामिन फ्रैंकलिन शुरू में अच्छे राइटर नहीं थे। बचपन में जब उन्होंने एक ऐसे लिखा था तो उनके फादर ने उन्हें बोला कि उनकी राइटिंग कन्विंसिंग और इफेक्टिंग ज़रा भी नहीं है। उसके बाद वेट करने के बजाय बेंजामिन ने अपने आप को इम्प्रूव करने का डिसाइड किया और वो तरह तरह की राइटिंग एक्सरसाइज करने लगे। वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें लिखने लगे, जैसे ऐसे, पोइट्रीज, ताकि उनकी राइटिंग में क्रिएटिविटी आ सके। एक बार जब वो इंग्लिश ग्रामर बुक पढ़ रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही फेमस मेथड मिला कि क्वेश्चन पूछना आर्गुमेंटेशन से बेटर होता है, जिससे उनकी राइटिंग को और बूस्ट मिल गया। उनके हार्ड वर्क का रिजल्ट यह हुआ कि 16 साल की एज में उनका पहला ऐसे पब्लिश हुआ और फेमस भी बहुत ज़्यादा हुआ, जिसने फिर उन्हें एक बहुत बड़ा राइटर बनने के लिए इंस्पायर किया। ऑथर कहते हैं कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स हम आसानी से कर पाते हैं, पर कुछ पार्ट्स में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तब हमें केयरफुली एनालाइज करना पड़ता है, डेलिबरेटली प्रैक्टिस करना पड़ता है और उन वीकनेसेस को ब्रेक डाउन करके उनको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम उस चीज़ के मास्टर बन सके। लेसन नंबर 4 यही है कि आप अपने लिए ड्रिल्स डिज़ाइन करो, एक्सरसाइज करो, अपने स्किल को टेस्ट करो एक्चुअल में, ताकि आपको आपकी वीकनेसेस पता चल जाए जिसको आप ख़त्म कर सको। लेसन नंबर 5, क्रिएट अ मेटा लर्निंग मैप। डैनियल एवरेट, जो कि फॉरेन लैंग्वेज के एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक बार क्या किया कि जब वो स्टेज पर लोगों को सिखा रहे थे, तब उन्होंने ऑडिटोरियम से एक औरत को बुलाया जो फॉरेनर थी और फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रही थी। जिसके आने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो एक एक करके ऑब्जेक्ट्स की तरफ पॉइंट करने लगे, जैसे कि स्टिक, स्टोन, फ्रूट्स, पानी एक्सेट्रा। और फिर जो जो वो लेडीज़ अपनी लैंग्वेज में बोलती, वो उस चीज़ के नाम को ब्लैक बोर्ड पर लिखते और उसके बाद वो धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट से हटाकर
कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस में बात करने की कोशिश करते और जैसे ही वो कुछ नया सीखते वो उसे ब्लैक बोर्ड पर लिख देते। अब 30 मिनट तक एक एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या होता है कि ऑडियंस को उस लेडीज की लैंग्वेज के डजन्स ऑफ वर्ड याद हो गए, उनकी कई सारी लाइंस भी समझ आने लगी। मतलब वो उस आधे घंटे में उस लैंग्वेज की बहुत सारी चीज़ सीख गए, वो भी इजीली। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह नहीं थी कि उन्होंने आधे घंटे में इतना कुछ सीखा, नहीं, बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो जो लैंग्वेज सीख रहे थे वो पिराहा लैंग्वेज थी, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज मानी जाती है। देखो दोस्तों, हम कई बार कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं तो ऐसा होता है कि हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं बिना एक्चुअल में सीखे। सो ऑथर बोलते हैं इसका सॉल्यूशन है मेटा लर्निंग, मतलब कि लर्निंग के पीछे की टेक्निक्स को समझना जिससे कि फिर आप वो चीज़ आसानी से सीख सको। एग्जाम्पल, डैनियल ने यह चीज़ को अपनी लाइफ में भी कई बार अप्लाई किया था, कई सारे डिफ़िकल्ट अमेज़न की भाषा सीखने के लिए, वो भी बहुत कम टाइम में। जबकि वो यह भी बोलते हैं कि मैं लिंग्विस्टिक जीनियस नहीं हूँ, मतलब मैं यह सब चीज़ सीखने में पहले से अच्छा नहीं था। और वो भी लैंग्वेज जल्दी सीख पाते हैं बिकॉज वो लैंग्वेज में पैटर्न नोटिस करते हैं और पैटर्न को नोटिस करके ही वो चीज़ जल्दी सीख पाते हैं, जिसे मेटा लर्निंग भी बोलते हैं। अब ऑथर 10% रूल के बारे में बताते हैं, जिससे कि वो कहते हैं कि अगर हम कोई भी नई स्किल सीख रहे होते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा टाइम देने वाला और उस टाइम का 10% हमें मेटा लर्निंग में देना चाहिए। तो हम उसमें जितना टाइम देने वाले हैं उस टाइम का 10% हमें मेटा लर्निंग में देनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन यह आता है कि मेटा लर्निंग कैसे करें। वेल, उसके लिए यह 3 चीज़ें पूछनी होगी आपको खुद से। फर्स्ट, वाई। आपने आपसे आप ये पूछिए कि उस चीज़ को किस पर्पस से लर्न कर रहे हो, जिससे आपको क्लियर होगा कि आपको प्रोसेस को कैसे अप्रोच करना है और कितने टाइम करना है और कैसे करना है, किन चीज़ों पर फोकस करना है और किन पर नहीं करना है। सेकंड, व्हाट। एक बार वाई के आंसर आपको मिल जाए उसके बाद उसको पेपर पर लिखो और आपको कितना एक्सपर्ट बनना है उस चीज़ को लिखो, जिसके बाद आप एक लिस्ट बनाओ और उसमें लिखो उन चीज़ों को जो आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड, हाउ। फर्स्ट टू क्वेश्चन को आंसर करने के बाद अब आप डिसाइड करो कि आप कहाँ से उस चीज़ को सीखने वाले हो। नाउ कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पर, यूट्यूब, गूगल एक्सेट्रा। आप कहीं पर से भी आप उन सारे कोर्सेज को सीख सकते हैं जो भी आपका इंटरेस्ट है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करिएगा ताकि आने वाले सारी वीडियोस को आप मिस ना कर पाए। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।